हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक और नया रिवीजन लेक्चर लेकर, और इस बार हम जो है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमें चेक करना होता है कि किसी पर्सन की सारी इनकम, वर्ल्ड की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होंगी या फिर उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया की इनकम ही टैक्सेबल होंगी। तो इसको करने के लिए आप पहले शुरू के जो मैंने एग्जांपल बना रखे हैं उसको इग्नोर कर सकते हो, सीधा आप यहाँ आ सकते हो। रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन के, किसी इंडिविजुअल के लिए तीन तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं, OR, NOR या फिर NR। तो ये तीन तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं। इन तीन तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, अपना इस एक चार्ट पे चलेंगे जो कि हमारा 4th पेज पे है। यहां पर क्या होता है, इंडिविजुअल जो है, अगर दो में से दो बेसिक कंडीशन है, हमारे गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 6(1) के अंदर दो बेसिक कंडीशन दी है। अगर उन दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई करता है, अगर उन दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो फिर वो पर्सन जो है क्या कहते हैं, अपना रेजिडेंट बन जाता है। और अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो फिर हम दो एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो फिर हम दो एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो दोनों सेटिस्फाई करता है तो OR बनता है, और अगर दोनों में से जो है क्या कहते हैं, एक सेटिस्फाई करता है या अपना जो है एक भी नहीं सेटिस्फाई करता तो NOR बनता है। और हाँ, तो भाई शुरू में जो हमने चेक की थी दो बेसिक कंडीशन, तो दो बेसिक कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई कर देता है, अगर वो एक भी सेटिस्फाई कर देता है तो रेजिडेंट बन जाता है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। तो अब हमारे पास तीन रेजिडेंशियल स्टेटस हो गए, एक हो गया OR, एक हो गया NOR और एक हो गया NR। तो अब इन तीनों का इससे फर्क क्या पड़ता है, OR को वर्ल्ड की सारी इनकम उसको इंडिया में टैक्सेबल होती है, NR को सिर्फ इंडिया की ही इनकम उसको इंडिया में टैक्सेबल होती है, और NOR को भी जो है कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे कि क्या उसको वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी या इंडिया की टैक्सेबल होगी, आपको बताएंगे। तो भाई अब फिलहाल अभी कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन क्या है कि भाई इंडिविजुअल पर्सन जो है तीन तरह से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, OR, NOR और NR। OR तो तब बनेगा जब वो बेसिक कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई कर दे, प्लस के जो उसके पास एडिशनल कंडीशंस हैं वो दोनों सेटिस्फाई कर दे, तो वो बन जाएगा OR। NOR कब बनेगा, जब बेसिक कंडीशन तो एक सेटिस्फाई कर दे और जो एडिशनल कंडीशंस हैं वो दोनों के दोनों में से एक, दोनों सेटिस्फाई ना कर पाए तो NOR बन जाएगा। NR कब बनेगा, जब बेसिक सेटिस्फाई ना कर पाए तो NR बनेगा। चलो इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक कंडीशन होती कौन सी हैं। बेसिक कंडीशन हमारे पास दो हैं। एक तो होता है कि भाई स्टे इन इंडिया, इंडिया में रहना पड़ेगा उसको 182 दिन और उससे ज्यादा। इस साल में जो हमारा साल है 23-24, उसमें जो है 182 दिन रहना पड़ेगा। डेज कैसे काउंट करोगे, डेज काउंट करने के लिए जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि भाई अप्रैल में मान लेते हैं वो इसका ईयर ठीक कर लेना, 1/4/23 से लेकर 31/3/24। तो 1/4/23 को वो क्या कहते हैं, यानी कि अप्रैल में इंडिया में था तो अप्रैल में 30 दिन हो गए, मई में इंडिया में था 31 दिन हो गए, जून में इंडिया में था 30 दिन हो गए, जुलाई इंडिया था 31 हो गए, जुलाई के बाद अगस्त इंडिया था 31 हो गए, अपना अगस्त के बाद सितंबर इंडिया था, ये हो गया। और अक्टूबर में वो 1 तारीख को फ्लाइट थी तो 1 तारीख भी उसका इंडिया में माना जाएगा, 1 दिन हो गए। तो ये सारे के सारे आपको जो है क्या कहते हैं, अपना डेज काउंट करने पड़ेंगे। और अगर ये 182 हो जाते हैं तो उसकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन अचीव हो जाती है। अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन अचीव हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट बन जाता है। हाँ, अगर फर्स्ट अचीव नहीं कर पाता तो फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो सेकंड सेटिस्फाई कर देता है तो भी रेजिडेंट बन जाएगा। जो सेकंड कंडीशन होती है उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको करंट ईयर के अंदर जो है 60 डेज चेक करने होते हैं। करंट ईयर के अंदर आपको 60 डेज चेक करने होते हैं, और पिछले 4 सालों में करंट ईयर में 60 डेज चेक करने होते हैं कि 60 डेज वो इंडिया में रहा है, और पिछले 4 सालों में बीच में एंड है, यानी कि इस साल आपको 60 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा और पिछले 4 सालों में आपको 365 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। अब पिछले 4 साल जो है कौन कौन से होंगे,
23-24 से पिछले 4 साल होंगे 22-23, 21-22, 20-21 और क्या कहते हैं 19-20, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। इन 4 सालों में अगर क्या कहते हैं आप 365 दिन इंडिया में रहे हो एंड करंट ईयर में आप 60 दिन इंडिया में रहे हो, तो आप जो है क्या कहते हैं सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो। आप इन दोनों में से एक भी अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो आप क्या बन जाओगे, इंडिया में रेजिडेंट बन जाओगे। दोनों सेटिस्फाई कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, चेक ही नहीं करनी, वैसे तो हमें एक सेटिस्फाई कर देते हो तो भी आप रेजिडेंट बन जाओगे। तो अगर रेजिडेंट बन जाते हो फिर जो है क्या कहते हैं अपना क्या होता है, रेजिडेंट बन जाते हो तो हम फिर एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं, जो कि 2 एडिशनल कंडीशन है जो मैं भी आपको समझाता हूं। तो यहां पर लिख रखा है सिटीजनशिप नॉट रेलेवेंट, कि इंडिया के हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया में जो है आप रहे हो 182 दिन या फिर 60 दिन करंट ईयर में, 365 दिन पिछले 4 सालों में, तो आप जो है रेजिडेंट बन जाते हो। डिपार्चर डेट, अराइवल डेट भी इंडिया में मानी जाएगी। इसका मैंने एग्जांपल आपको यहां पर दे ही दिया कि भाई डिपार्चर डेट और अराइवल डेट भी इंडिया में मानी जाएगी। ये इसके बाद जो डायग्राम बना रखा है इसको इग्नोर कर सकते हो। तो डिपार्चर डेट और अराइवल डेट भी इंडिया में मानी जाएगी। इसका मैंने एग्जांपल दे ही दिया कि 1 तारीख को फ्लाइट थी तो 1 तारीख भी इंडिया में काउंट होगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं एक और एग्जांपल है जिसमें आपको क्या करना है, देखना है कि उसका रेजिडेंस स्टेटस क्या आने वाला है। जैसे कि साहिल इंडिया में आता है अपना और 14 फरवरी को और जाता है इंडिया से 16, डेट ठीक कर देता हूँ, ये आ जाएगा 14 फरवरी 23 और ये भी आएगा अपना 23, फिर 23 था, फिर था 23, फिर था 23, फिर आ गया 24, ये आएगा 24 और ये आएगा 24। तो अब देखोगे कि अप्रैल महीने में वो इंडिया में ही है तो 30 दिन हो गए, मई महीने में 31 दिन हो गए, जून महीने में इंडिया में है 30 दिन हो गए, जुलाई महीने के 16 दिन इंडिया में है तो जुलाई महीने के 16 दिन इंडिया में है। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त इंडिया में था ही नहीं, सितंबर महीने में क्या कहते हैं अपना वो 13 तारीख को वापस आया है। तो 13 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 18 दिन हो गए सितंबर के। अक्टूबर के हो गए 31, नवंबर के हो गए 18, इंडिया में रहा है। उसके बाद 18 को छोड़कर चला गया है। उसके बाद फिर इंडिया में आया दिसंबर में 25 तारीख को, तो 25 भी इंडिया में, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो यहाँ पर जो है 7 दिन इंडिया में हो गए उसके दिसंबर में। जनवरी जो है जनवरी में 15 दिन इंडिया में रहा है, 15 जनवरी तक। फरवरी में आया ही नहीं है। हाँ, इस साल ध्यान रखना फरवरी लीप ईयर है, तो अगर फरवरी में इंडिया में रहा होता तो हम 29 दिन काउंट करते। फरवरी में रहा ही नहीं है। इसके बाद आता है मार्च में। मार्च में आया है 15 मार्च को, तो 15 मार्च को आया तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 15 और 2 17 दिन इंडिया में रहा है। तो आप टोटल कर लेना, अगर 182 दिन बनता है तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा रेजिडेंट। और अगर 182 दिन नहीं बनता तो हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, करंट ईयर में 60 डेज और पिछले जो है क्या कहते हैं अपना पिछले जो हमारे 4 साल थे उसमें 365 दिन रहा होगा तो फिर से रेजिडेंट बन जाएगा। और एक बार रेजिडेंट बन जाता है तो हम एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। ये रही आपकी एडिशनल कंडीशंस। अब रेजिडेंट बन जाता है और अगर रेजिडेंट नहीं बनता, दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो एनआर बन जाता है, जो इस मैंने टेबल के अपना राइट हैंड साइड में लिख रखा है, एनआर बन जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कि भाई अपना जो है रेजिडेंट बनता है या नॉन रेजिडेंट बनता है, इसको समझने के लिए ये तो मैंने आपको समझा दिया, दोनों बेसिक कंडीशन में से एक सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। एडिशनल कंडीशन जो है क्या कहते हैं हमारे पास 2 होती हैं। पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा एंड दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, एंड दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। और पिछले 10 सालों में 2 साल उसको रेजिडेंट बनना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 साल में उसको रेजिडेंट बनना पड़ेगा और एंड पिछले 7 सालों में 730 दिन उसको जो है क्या कहते हैं इंडिया में रहना पड़ेगा। तो पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा और पिछले 10 सालों में 2 साल उसको रेजिडेंट बनना पड़ेगा। अब 10 साल जो है पिछले होंगे कौन से, ये वाला साल है 23-24, तो उससे पहले हो गया 22-23, इससे पहले हो गया 21-22, इससे पहले हो गया 20-21, इससे पहले हो गया 19-20, 19-20, उससे पहले हो गया 18-19, उसके पहले हो गया 17-18, उससे 1 2 3 4 5 6 हो गए, इससे पहले हो गया 16-17, फिर हो गया 15-16 और फिर हो गया जो है 14-15। देखो कितने साल हो गए, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, नहीं 15-14-15, 15-16, 16-17, 17-18,
18 19, 19 20, 19 20, उसके बाद जो है क्या कहते हैं 20 21, 20 21 के बाद 21 22 और 22 23, एक साल और आएगा, ये आएगा 13 14। तो 13 14 से लेकर इन सालों के बीच में किन्हीं 2 साल में उसको रेजिडेंट बनना पड़ेगा। कोई भी 2 हो सकते हैं, पहला साल हो सकता है, लास्ट हो सकता है, कोई भी 2 सालों में आपको रेजिडेंट बनना पड़ेगा। और एंड दूसरी कंडीशन है पिछले 7 सालों में, पिछले 7 साल इनमें से कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से लेकर यहां तक के सालों में जो है क्या कहते हैं उसको क्या रहना पड़ेगा, 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। तो जब आप एसएम के या पास्ट ईयर के क्वेश्चन करोगे जिसके मैंने आंसर रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो वहां पर आपको डेज कैलकुलेट करना और ये सब पता लग जाएगा, रेजिडेंट जो है बनना, नॉन रेजिडेंट बनना पता लग जाएगा आपको। तो मैं यहां पर थोड़ा शॉर्ट में ही कराऊंगा क्योंकि रिवीजन लेक्चर है। इसके बाद चलते हैं आगे, भाई ये हो गया। और अब हमारा जो है वो बंदा बन चुका है, रेजिडेंट बन चुका है, वो बंदा रेजिडेंट बन चुका है और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो वो क्या बन जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। और अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। तो अब क्रक्स क्या है, क्रक्स यही है कि अगर आप बेसिक कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई कर देते हो तो रेजिडेंट बन जाते हो, और अगर क्या कहते हैं आप रेजिडेंट बन जाते हो, अदरवाइज आप एनआर बनोगे। रेजिडेंट बन जाते हो तो 2 एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, दोनों सेटिस्फाई कर देते हो तो ओआर बन जाओगे, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप एनओआर बन जाओगे। अब जो है आगे चलते हैं। अब ओआर, एनओआर और एनआर इनके साथ होगा क्या, इनकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ये तो मैं आगे सिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि भाई हमारे कुछ इन जो मैंने अभी बेसिक रूल बताए इसके कुछ एक्सेप्शन है। उसमें से पहला एक्सेप्शन है कि भाई अपना जो बेसिक कंडीशन आपको 2 चेक करने के लिए बोला था, 2 में से एक सेटिस्फाई करते हो तो भी आप क्या बन जाते हो, 2 में से एक सेटिस्फाई करते हो तो भी आप जो है क्या बन जाते हो, 2 में से एक सेटिस्फाई करते हो तो भी आप क्या बन जाते हो, रेजिडेंट बन जाते हो। बट यहां पर जो है क्या कहते हैं, अब एक झोल आता है कि 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको जो है 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको सिर्फ एक बेसिक कंडीशन चेक करनी है, 2 बेसिक कंडीशन चेक नहीं करनी। वो 3 केसेस कौन से हैं, देखिए इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो नवंबर 24 वाले हैं वो सुन लें, जो नवंबर 23 वाले हैं वो सुन लें, इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन जो नवंबर 23 में नहीं कर पाए थे, मई 24 के लिए कर रहे हैं, तो वो अपना ध्यान रखें, इसमें अमेंडमेंट कोई नहीं है, बट काफ़ी सारे टॉपिक डिलीट किए हैं। तो अगर आप नई बुक से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और अगर पुरानी बुक है तो उसमें से देख देख कर आप कुछ टॉपिक डिलीट कर लेना। जो मैं कवर करवा रहा हूँ सिर्फ वही टॉपिक आपके सिलेबस में है। आगे चलते हैं। तो मैंने बोला कि भाई आप, हाँ, अगर आप जो है क्या कहते हैं तो आपको कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर तुम कौन हो, अगर तुम इंडिया के सिटीजन हो, ध्यान रखना यहाँ सिटीजन लिख रखा है, ना कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सिटीजन हो, इंडिया छोड़कर जा रहे हो इस साल में, ड्यूरिंग इस साल में 23-24 में आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, 23-24 में इंडिया छोड़कर जा रहे हो, पिछले साल जॉब लगे थे नहीं, इस साल इंडिया छोड़कर जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए। तो इस साल इंडिया छोड़कर जाना है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपको एक ही कंडीशन चेक करनी है, कौन सी वाली, 182 दिन वाली, कि हाँ अगर 182 दिन इंडिया में ना रहे आप करंट ईयर में तो आप फिर नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। सेकंड बेसिक कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेकंड जो है क्या कहते हैं, लिख रखा है इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। यानी कि अगर आप जो है क्या करते हो, अगर आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो इस साल के अंदर, और क्या बनकर, मेंबर बनकर, क्रू मेंबर बनकर इंडियन शिप का, क्रू मेंबर बनकर इंडियन शिप का, यानी कि कोई इंडियन शिप बाहर जा रही होगी तो आप उसका मेंबर बन के जाते हो, मतलब ट्रैवलिंग के पर्पस के लिए नहीं जा रहे, आप वहां पर जॉब करते हो तो इस पर्पस के लिए जा रहे हो। तो इन दोनों कंडीशन अगर आपकी मतलब या तो आप ये हो या फिर ये हो, तो उस केस में आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है, 182 दिन वाली चेक करनी है, और कोई भी कंडीशन चेक नहीं करनी। हाँ 182 वाली सेटिस्फाई हो गई तो बन जाओगे रेजिडेंट, अदरवाइज बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बन जाते हो तो एडिशनल कंडीशन भी चेक करनी है, जो कि आपकी ओआर बनाएंगी या एनओआर बनाएंगी। अगर जो है नॉन रेजिडेंट बनते हो तो बस बात खत्म। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाऊंगा, रिवीजन लेक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट है हाँ
मैं आपको कह रहा था तीन चीजें, तीन कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर फिर आपको अगर तीन में से एक बात सेटिस्फाई होती है तो फिर आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी होती है ओनली। पहला बता दिया, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया करंट ईयर फॉर द एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर और किस पर्पस के लिए, और क्रू मेंबर है वो इंडियन शिप का। तीसरी कंडीशन ये है, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन दोनों में से एक बंदा होना चाहिए और फॉरेन में कोई भी फॉरेन रहता हो, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया रहता हो, चाहे बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या वैसे भी आउटसाइड इंडिया रहता हो, वैसे ही आउटसाइड इंडिया रहता है, इंडिया में आता है अपना जो है विजिट के लिए इन द प्रीवियस ईयर। यहाँ ये नहीं है कि भाई इसी साल आना चाहिए इंडिया में, हो सकता है पिछले साल आया हो बट इस साल भी वो इंडिया में हो, वैसे वो परमानेंटली बाहर रहता है बट इस साल वो क्या कहते हैं इंडिया में आया हुआ है, बात इतनी है। तो उस केस में क्या होगा, हम दो चीजें चेक करेंगे कि उसकी जो है क्या कहते हैं अपना टोटल इनकम कितनी है। अगर उसकी टोटल इनकम का मतलब है यहां पर इनकम नंबर 1 प्लस के इनकम नंबर 2, अभी पता लग जाएगा आपको इनकम नंबर 1 और 2 क्या होती है। ये इनकम नंबर 1 और 2 का मतलब होता है उसकी इंडियन इनकम। तो अगर उसकी इंडियन इनकम जो है 15 लाख तक है तो हम सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, और अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है तो फिर हम कुछ आगे कुछ चेंज करेंगे, वो आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि तीन केसेस में हम जो है सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। पहला केस क्या होता है, पहला केस होता है कि भाई इंडिया छोड़ के जा रहा हो करंट ईयर के अंदर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। दूसरा केस होता है इंडिया छोड़ के जा रहा हो एज अ क्रू मेंबर ऑफ जो है इंडियन शिप। तीसरा केस होता है इंडिया का सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, रहता हो बाहर, इंडिया में आया हो विजिट करने के लिए, और उसकी इंडियन इनकम नंबर 1 प्लस 2 जो है वो 15 लाख रुपए तक है। तो फिर उसके केस में भी सिर्फ हम एक बेसिक कंडीशन चेक करते हैं, यानी कि 182 दिन वाली। अगर उसकी इंडियन इनकम जो है क्या कहते हैं 15 लाख से ज्यादा होती है, अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होती है तो हम दोनों बेसिक कंडीशन चेक करते हैं, बट दूसरी बेसिक कंडीशन में 60 दिन की जगह यहां 120 दिन कर देते हैं। 60 दिन की जगह यहां 120 दिन चेक करते हैं। पहली बेसिक कंडीशन तो एज इट इज रहेगी, बीच में आएगा और, दूसरी बेसिक कंडीशन में यहां 60 दिन की जगह हो जाएगा 120 दिन। इसका मतलब क्या होता है ये मैंने नीचे वाले चार्ट में समझाया हुआ है। अब बात आती है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है जो बंदा इंडिया में जिनके पिताजी पैदा हुए इंडिया में, माताजी पैदा हुई इंडिया में, पिता या माता में से कोई भी इंडिया में पैदा हुआ, या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में पैदा हुआ, अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि 1947 से पहले का इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इन सबको मिलाकर। हाँ, अगर 1947 के बाद पैदा हुए हैं तो प्रॉपर इंडिया में पैदा हुए, और 1947 से पहले पैदा हुए हैं तो अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हैं, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाता है। तो इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर बाहर रहता है, इंडिया में जो है किसी काम से आया, कैसे भी आया है, मिलने आया है, तो अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए तक है तो एक ही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे 182 दिन वाली, और अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है तो हम दो बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, दो में से एक सेटिस्फाई करनी पड़ेगी उसको। 182 दिन वाली तो क्या कहते हैं सेम रहेगी, बट जो 60 दिन वाली थी उसकी जगह हो जाएगा 120 दिन इन द करंट ईयर, और पिछले 4 सालों में 365 दिन वो रहेगा सेम। अब यहां पर मैंने एग्जांपल बना रखा है कि कोई पर्सन है, राशिद खान पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में हम सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे 182 दिन वाली। तो पहले केस में वो 120 दिन से कम रहा तो बन जाएगा एनआर, दूसरे केस में 120 से ज्यादा रहा, 182 से कम रहा तो भी बन जाएगा एनआर। क्यों एनआर बन रहा है? क्योंकि उसकी इंडियन इनकम है अप टू 15 लाख रुपए, तो हम एक ही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। अब वो 182 दिन से ऊपर रहता है तो फिर वो बन जाएगा रेजिडेंट, फिर हम एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि ओआर बनता है या एनओआर। आगे अगला पेज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें लिख रखा है कि भाई अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है जो कि रहता है बाहर, इंडिया में आया है विजिट करने के लिए, इस साल जो है उसका स्टे है 120 दिन से कम, तो क्या होगा? 120 से ज्यादा है, 182 तक है तो क्या होगा? और 182 से ज्यादा है तो क्या होगा? 182 से ज्यादा है तो पक्का पक्का वो रेजिडेंट बन जाएगा, 120 से कम है तो पक्का पक्का नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, बट बीच में स्टे है तो भी बताऊंगा मैं क्या होगा। तो भाई ये उस केस की बात हो रही है जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर रहता है,
इंडिया में क्या करने आया है, इंडिया में जो है क्या कहते हैं विजिट करने आया है, कि विजिट करने आया है और इस साल का स्टे लिख रखा है, साथ में एंड ये लिख रखा है कि पिछले 4 सालों में उसका स्टे जो है 365 दिन है और उसकी इंडियन इनकम नंबर 1 और 2 मिलाकर 15 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये हमारा चार्ट वैलिड रहेगा। अगर वो पिछले 4 सालों में 365 से कम है तो पक्का वो फिर जो है क्या कहते हैं अपना फिर तो ये चार्ट में आने का फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप सेकंड बेसिक कंडीशन चेक कर ही नहीं पाओगे, तो फिर आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो भी इस चार्ट में आने का फायदा नहीं है, क्योंकि उस केस में भी सिर्फ आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, सेकंड बेसिक कंडीशन आप चेक नहीं कर पाओगे। सेकंड बेसिक कंडीशन तभी चेक करनी है जब कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन जो है क्या कहते हैं अपना बाहर रहता है, इंडिया में काम करने आया है और किसी भी काम के लिए आया है और उसका जो है क्या कहते हैं 15 लाख से ऊपर उसकी इंडियन इनकम है, पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा है, तो हम इस चार्ट में आएंगे। और इस चार्ट में अगर वो 120 दिन से इस साल 120 दिन से कम रहेगा तो एनआर बन जाएगा, 182 दिन से ऊपर रहेगा तो रेजिडेंट बन जाएगा। हाँ, अगर वो 120 से ज्यादा रहेगा, 182 से कम रहेगा, सुनो क्या क्या कंडीशन। पहला, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों में से एक बात होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, बाहर रहता हो। तीसरी कंडीशन, इंडिया में आए, करंट ईयर में उसका स्टे 120 से ज्यादा है, 182 से कम है। इसके अलावा उसकी इंडियन इनकम नंबर 1 और 2 मिलाकर इस साल की इनकम कितनी है, इस साल की इनकम उसकी 15 लाख रुपए से ऊपर है इंडियन इनकम। लास्ट, पिछले 4 सालों में 365 दिन जो है वो क्या कहते हैं इंडिया में रहा है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम उसको सीधा आर बट एनओआर बना देंगे, ये फिक्स है। यहां पर आपको कोई और कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ना कोई और कंडीशन चेक करनी है, सीधा उसको आर बट एनओआर बना देंगे। तो ये वाली बात है। तो मतलब क्या है सर, आपने कंफ्यूज कर दिया। आपने सबसे पहले कहा था कि हमें 2 में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेजिडेंट बन जाता है, और उसके बाद हम एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं ओआर बनाने के लिए, एनओआर बनाने के लिए। यस, एक आम आदमी के लिए ऐसा ही है, बट कुछ खास आदमी है। खास आदमी कौन कौन से? पहला खास आदमी था इंडिया में जॉब करता है, इंडिया से बाहर जा रहा है करंट ईयर में जॉब के पर्पस के लिए, इंडिया से बाहर जा रहा है करंट ईयर में बिजनेस के पर्पस के लिए, या फिर इंडिया से बाहर जा रहा है करंट ईयर में वो अपना क्रू मेंबर बन के। तो उन सब के केसेस में हम सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करते हैं 182 दिन वाली, उससे वो जो है क्या कहते हैं रेजिडेंट बन जाता है या नॉन रेजिडेंट बन जाता है। अगर रेजिडेंट बन जाएगा तो फिर हम ओआर या एनओआर वाली कंडीशन चेक करेंगे। फिर आता है थर्ड पॉइंट, जो कि था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन, जो कि रहता बाहर है, इंडिया में क्या करने आता है, कोई भी काम के लिए आता है, और इंडिया में अगर उसकी इनकम 15 लाख रुपए से कम है तो एक ही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे 182 दिन वाली, बात खत्म हो जाती है। ज्यादा हो जाता है तो आर बन जाएगा, अदरवाइज एनआर बन जाएगा। आर बन जाएगा तो एडिशनल कंडीशन चेक कर लेंगे, अदरवाइज जो है वो अगर सेटिस्फाई कर देता है तो ओआर, अदरवाइज एनओआर। अब आता है ऐसा जो है क्या कहते हैं पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का भी है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडियन सिटीजन है, बाहर रहता है, इंडिया में आया है किसी काम के लिए, और इंडिया में उसका स्टे जो है 120 दिन से कम है तो एनआर बनेगा, 120 दिन से ज्यादा है तो हम चेक करेंगे कि उसकी टोटल इनकम जो है, जो इंडियन इनकम है 1 और 2, वो 15 लाख रुपए से ऊपर है क्या। अगर 15 लाख से ऊपर है तो फिर जो है क्या कहते हैं हम चेक करेंगे पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा है क्या। अगर पिछले 4 सालों में 365 दिन भी रहा है और इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है तो करंट ईयर में अगर वो 120 दिन से कम रहा है तो एनआर बनेगा, 120 से ज्यादा रहा है तो बनेगा एनओआर। ये डिसाइडेड है, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन, वो बनेगा एनओआर। और अगर वो क्या कहते हैं 182 दिन से भी ज्यादा रहा है तो बनेगा रेजिडेंट, तो बनेगा रेजिडेंट। और फिर हम चेक करेंगे उसकी एडिशनल कंडीशन कि उसको डिटरमाइन करने के लिए कि ओआर है या एनओआर। तो जो मैंने आपको सिखाया कि भाई आर बट एनओआर बनेगा, वो बीच के केस में ही बनेगा कि 120 दिन से ज्यादा, 182 से कम और 15 लाख से ऊपर इनकम, 365 दिन पिछले 4 साल में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रहता बाहर है, इंडिया में जो है क्या कहते हैं अपना वो विजिट करने के लिए आया है। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। फिर आ जाते हैं एक और अलग से केस है, वो क्या है कि भाई जब कोई क्रू मेंबर बनता है,
जो क्रू मेंबर के केस में कैसे डिटरमाइन करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर करंट ईयर में वो क्रू मेंबर जो है अपना बाहर जाता है तो हम 182 दिन चेक करते हैं, एक ही बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि भाई अपना वो क्रू मेंबर कब माना जाएगा कि वो इंडिया से बाहर चला गया है। तो वो उसको जो है क्या कहते हैं, एक सीडीसी होता है जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो हमें जो है क्या कहते हैं, सीडीसी चेक करना पड़ता है उसका। तो वो इंडिया से बाहर माना जाएगा जैसे ही वो सीडीसी पे डेट जो है साइन कर लेगा, ज्वाइनिंग डेट पे साइन कर लेगा तो इंडिया से बाहर माना जाएगा। और जब वो इंडिया में वापस आएगा तो फिर वो क्या कहते हैं, अपना सीडीसी पे वापस साइन करेगा कि मैं इंडिया में लौट रहा हूं। तो फिर जो है जहां पर वापस आएगा तो सीडीसी पे साइन करेगा। तो एक होती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग सीडीसी और एक होती है डेट ऑफ साइनिंग ऑफ। तो भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ की डेट, ये सारी डेट्स उसकी इंडिया से बाहर मानी जाएंगी। जैसे कि यहां पर क्या लिख रखा है कि भाई कोई पर्सन है जिसने जो क्रू मेंबर है शिप का, उसने मुंबई में जो है ड्यूटी ज्वाइन करी। शिप जो है अपना मुंबई में ड्यूटी ज्वाइन करी और ड्यूटी ज्वाइनिंग की डेट यहां लिख रखी है 15/6। ड्यूटी ज्वाइन करी क्या कहते हैं 15/6 को। शिप यहाँ घूमती रही और शिप जो है क्या कहते हैं इंडिया छोड़कर गई है 15/7 को। अब क्या माना जाएगा, वापस जो है क्या कहते हैं शिप कब आई है, वापस शिप आई है 1/1 को, वापस आई है 1/1 को। तो क्या माना जाएगा, तो इस केस में क्या माना जाएगा, इस केस में वो 15/6 को उसने ज्वाइन की थी ड्यूटी, तो 15/6 को ही वो बाहर माना जाएगा। यानी कि अप्रैल में इंडिया में रहा था तो अप्रैल के 30 दिन हो गए, मई में इंडिया में रहा 31 दिन हो गए, जून में वो इंडिया में जो है क्या कहते हैं 15 तारीख को उसने ज्वाइन कर ली ड्यूटी और 15 तारीख को बाहर माना जाएगा। तो सिर्फ 14 दिन काउंट होंगे। ये बेटे एक्सेप्शन है। अगर आप क्रू मेंबर ना होते और घूमने के पर्पज के लिए जाते तो मैंने आपको बताया था डिपार्चर डेट भी क्या कहते हैं इंक्लूड करते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्या है क्रू मेंबर है तो इस केस में डिपार्चर डेट को इंक्लूड नहीं किया जाता। इस केस में डिपार्चर डेट को इंक्लूड नहीं किया जाता और वो इंडिया से बाहर मानी जाती है। डेट ऑफ डिपार्चर भी इंडिया से बाहर मानी जाती है। जिस दिन सीडीसी पे साइन करते हो वो भी इंडिया से बाहर माना जाता है, जिस दिन सीडीसी को ज्वाइन करते हो वो भी इंडिया से बाहर माना जाता है। तो यहां पर सिर्फ 14 दिन काउंट होंगे जून के। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वो था नहीं, दिसंबर में भी नहीं था, फिर जनवरी में आता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को वापस आता है तो वो भी जो है क्या कहते हैं डेट बाहर मानी जाएगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ साइनिंग ऑफ जो है बाहर मानी जाएगी। तो जो है अपना जनवरी के अंदर सिर्फ 30 दिन उसके काउंट होंगे, जनवरी में 30 दिन काउंट होंगे। और फरवरी में अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये लीप ईयर है 2024, तो फरवरी के 29 दिन काउंट होंगे और फिर अपना जो है मार्च के 31 दिन काउंट होंगे। 165 दिन हुए हैं जो कि 182 से कम है, इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं क्या बन जाएगा, एनआर बन जाएगा। क्योंकि ऐसे पर्सन के लिए सिर्फ हम एक ही बेसिक कंडीशन चेक करते हैं जो कि क्रू मेंबर का पार्ट होता है। तो ये भी क्लैरिफिकेशन मैंने आपको करवा दी। अब आता है क्या कहते हैं हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ का। एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है बहुत आसान होता है। वहां पर सिर्फ जो है क्या कहते हैं एक ही बात होती है कि अगर उसका कंट्रोल, एचयूएफ का कंट्रोल फुली आउटसाइड इंडिया है तो वो एनआर बनेगा, और अगर उसका कंट्रोल थोड़ा सा भी इंडिया में है तो वो आर बन जाएगा। तो ये बात हो जाती है। अब एचयूएफ के केस में ओआर बनेगा या एनओआर बनेगा तो हम एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। बट हम एडिशनल कंडीशन जो है चेक करते हैं कर्ता की। कहने का मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस हम चेक कर रहे हैं एचयूएफ का, बट हम एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं कर्ता की। अगर कर्ता जो है बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, अगर कर्ता बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो ओआर बनेगा एचयूएफ। याद रहे चेक कर रहे हैं हम एचयूएफ का स्टेटस, बट फिर भी हम कंडीशन चेक करते हैं कर्ता की। अगर एचयूएफ जो है क्या कहते हैं अपना सेटिस्फाई नहीं कर पाता, अगर एचयूएफ सेटिस्फाई नहीं कर पाता, अगर कर्ता सेटिस्फाई नहीं कर पाता बोथ द एडिशनल कंडीशन, तो फिर एचयूएफ बन जाएगा एनओआर। तो एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना काफी आसान रहता है। पहली बात तो ये चेक करनी है कि अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया में है तो बन जाएगा रेजिडेंट। फिर चेक करनी है कर्ता की एडिशनल कंडीशंस। अगर दोनों सेटिस्फाई करता है तो एचयूएफ बन जाती है ओआर, अदरवाइज वो बन जाती है एनओआर। कंट्रोल का मतलब जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पर्पज के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होता है। क्वेश्चन इसको रीड कर लेना, मैंने इसका आंसर लिख रखा है तो भाई ये कर लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट है वही कंट्रोल को डिफाइन कर रखा है। कंट्रोल को डिफाइन करना आपको कोई जरूरत नहीं है एग्जाम पर्पस के लिए।
एओपी, बीओआई, एजेपी, लोकल अथॉरिटी फर्म और इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है? इनका रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ दो ही होते हैं, या तो बनेगा वो अपना आर या बनेगा एनआर। इस केस में एनओआर नहीं होता है, या तो बनेगा आर या बनेगा एनआर। तो बात करता है कि अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया में है, पार्टली भी इंडिया में है, तो बनेगा आर, अदरवाइज बनेगा एनआर। नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशंस। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है? तो यहां पर अगर इंडियन कंपनी है तो हमेशा बन जाती है आर, और अगर फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी के केस में यह देखा जाता है कि भाई उसका कंट्रोल अगर थोड़ा सा भी इंडिया में है, उसको बोलते हैं पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कंपनी के केस में हम जो है क्या कहते हैं, बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि उसकी मैनेजमेंट इफेक्टिवली कहां से हो रही है। अगर मैनेजमेंट इफेक्टिवली इंडिया से हो रही है तो बनेगी रेजिडेंट, अगर मैनेजमेंट बाहर से हो रही है तो बनेगी नॉन रेजिडेंट। तो कंपनी के केस में दो बातें होती हैं, अगर इंडियन कंपनी है तो हमेशा रेजिडेंट, बाहर की कंपनी है तो उसका चेक करेंगे पोएम। अगर पोएम इंडिया में है तो रेजिडेंट, और अगर पोएम आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। यहां पर भी एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ती। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस भी सिर्फ दो ही होते हैं, या तो बनता है रेजिडेंट या बनता है नॉन रेजिडेंट। अब इनका रेजिडेंशियल स्टेटस तो हो गया। इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो क्या है? वो ये है, ये सेक्शन नंबर 6(1) तो हो चुका है, लेकिन ये है सेक्शन 6(1)(a). इस 6(1)(a) में क्या होता है? इस सेक्शन के अंदर डीमिंग प्रोविजन होता है। मतलब ये बोलता है कि अगर तुम 6(1) के हिसाब से, इंडिविजुअल की बात हो रही है, बाकियों की बात नहीं हो रही। इंडिविजुअल के केस में अगर तुम 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बनते हो, इंडिविजुअल के केस में अगर तुम 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बनते हो, देखो क्या लिख रखा है, इंडिविजुअल के केस में अगर तुम 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बनते हो, इंडिविजुअल के केस में अगर तुम 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बनते हो, इंडिविजुअल के केस में अगर तुम 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बनते हो, इंडिविजुअल के केस में अगर तुम 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बनते हो, इंडिविजुअल के केस में अगर तुम 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बनते हो, तो 6(1)(a) भी आपको चेक करना है। 6(1)(a) सिर्फ लगता है किसके ऊपर? इंडियन सिटीजन के ऊपर, यानी कि पैदा इंडिया में होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे प्रियंका चोपड़ा। दूसरी कंडीशन इसमें चेक करनी है, सबके बीच में प्लस लिखा हुआ है, यानी कि क्यूमुलेटिवली चेक करनी है। दूसरी कंडीशन है कि उस बंदे की इंडियन इनकम, यानी कि इनकम नंबर 1 और 2 को मिलाकर 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी पड़ेगी। इस साल की उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी पड़ेगी। और तीसरी कंडीशन है उसकी ये इनकम जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी टैक्सेबल ना हो। हिज इनकम नॉट टैक्सेबल एल्सवेयर इन द वर्ल्ड ड्यू टू एनी रीजन। इट कैन बी रेजिडेंशियल स्टेटस की भाई वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रेजिडेंट नहीं बना तो उसकी इनकम कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं हुई, या फिर वर्ल्ड के अंदर जो वो पर्सन है वो अपना उस ऐसी कंट्री में रहता है जिस कंट्री के अंदर टैक्स लगता ही नहीं है, तो किसी भी रीजन की वजह से उसकी इनकम पूरे वर्ल्ड में कहीं टैक्सेबल नहीं होती है, तो फिर वो इंडिया में जो है डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा और उसको बोलेंगे आर बट एनओआर, यानी कि वो बन जाएगा आर बट एनओआर। जो चीजें मैंने काट रखी हैं वो काट देना चुपचाप, आर बट एनओआर बन जाएगा। और यहां पर आपको एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी, वो हमेशा आर बट एनओआर ही बनेगा। रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला, 4 कंडीशन है। अगर कोई बंदा 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बनता, पहली कंडीशन। दूसरा, फिर उसको होना पड़ेगा इंडिया का सिटीजन। तीसरा, उसकी इंडियन इनकम नंबर 1 और 2 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए। चौथा, उसकी इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो बन जाएगा आर बट एनओआर। ये है हमारा डीमिंग प्रोविजन जो सिर्फ लगता है इंडिविजुअल के केस में। तो इंडिविजुअल के केस में जो पहले मैंने रूल बताए हैं वो तो सारे हैं ही हैं, यानी कि बेसिक कंडीशन 2 थी, उनमें से एक सेटिस्फाई कर दो, रेजिडेंट बन जाओगे। और फिर आपको एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है ओआर बनने के लिए या फिर एनओआर बनने के लिए। और फिर जो है क्या कहते हैं, कुछ उसकी एक्सेप्शन थी कि भाई 3 एक्सेप्शन थी, बाहर गया हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, या क्रू मेंबर बन के, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन, बाहर रहता हो, इंडिया में विजिट करने के लिए आया हो, 15 लाख से ऊपर इनकम हो, 15 लाख से कम इनकम हो, वो सारे मैंने आपको केसेस बताए हैं। अगर उन सब केसेस के हिसाब से तुम रेजिडेंट नहीं बनते तो फिर ये 6(1)(a) में चेक करना है कि क्या तुम डीम्ड रेजिडेंट बन सकते हो। यहां ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तुम बन जाओगे डीम्ड रेजिडेंट। अब बेटे हम ये रेजिडेंशियल स्टेटस तो हमने गेम खेल लिया, हमें पता लग गया कि या तो ये बनेगा रेजिडेंट या बनेगा एनओआर या बनेगा एनआर। अब बात आती है कि भाई अगर आप ये तीनों बनते हो तो उसको क्या क्या होता है। तो भाई जो बंदा ओआर होता है उसको तीनों इनकम टैक्सेबल होती हैं, 1 2 3 तीनों इनकम टैक्सेबल होती हैं, तो ओआर को तीनों इनकम टैक्सेबल होती हैं।
एनआर को 1 और 2 इनकम टैक्सेबल होती है, सॉरी एनओआर को 1 और 2 इनकम टैक्सेबल होती है और एनआर को सिर्फ इनकम नंबर 1 टैक्सेबल होती है। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यह है कि एनआर जो है वो बाहर का बंदा है, तो उसको सिर्फ एक ही इनकम नंबर 1 होती है जो इंडिया की इनकम होती है। तो इंडिया में अक्रू अराइज होती है, वो इंडिया की इनकम उसको टैक्सेबल होती है, बाकी वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल नहीं होती। एनओआर को जो है 1 और 2 इनकम टैक्सेबल होती हैं, ओआर को पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे इनकम नंबर 1 हो या 2 हो या 3 हो। इसके अलावा कंपनी के केस में या एओपी बीओआई के केस में जहां पर भी रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ 2 ही होते हैं, आर या एनआर, वहां पर जो है क्या कहते हैं अपना एनओआर वगैरह नहीं होता है। तो उस केस में जो आर होता है उसको हम ओआर मानते हैं और एनआर अलग होता है। यानी कि जो आर होता है उसके केस में जो है तीनों इनकम टैक्सेबल होती हैं, एनआर के केस में सिर्फ एक इनकम टैक्सेबल होती है। ये किसका केस है? कंपनी हो सकती है, एओपी बीओआई एजेपी वगैरह, फर्म एलएलपी वगैरह ये सब थी, उनके केस में 2 ही स्टेटस होते हैं, आर या एनआर। तो आर को सारी इनकम टैक्सेबल है, एनआर को सिर्फ इनकम नंबर 1 टैक्सेबल है। इसके अलावा क्या कहते हैं अपने पास और बात आती है ये, अब बात आती है इनकम नंबर 1 और 2 और 3 में क्या डिफरेंस है वो समझा दो। अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू हुई है या फिर इंडिया में रिसीव हुई है तो इसको इनकम नंबर 1 माना जाता है, या तो अक्रू हुई हो या रिसीव हुई हो, अराइज वर्ड आप छोड़ सकते हो। अक्रू का मतलब होता है मैंने इंडिया में बैठकर कमाई की, जैसे मैं इंडिया में बैठकर यहां पर कमा रहा हूं, यहां पर बैठकर जॉब कर रहा हूं, तो ये इनकम नंबर 1 मानी जाएगी। सैलरी मेरे को अगर इंडिया में मिल रही है, मेरे इंडिया के बैंक अकाउंट में मिल रही है, वो भी रिसीव इंडिया में मानी जाएगी, तो इनकम नंबर 1 मानी जाएगी। जॉब कर रहा हूं मैं दुबई में लेकिन सैलरी मिल रही है इंडिया में, इनकम नंबर 1 मानी जाएगी, क्योंकि अक्रू तो बाहर हुई है बट रिसीव इंडिया में हुई है। तो अक्रू या रिसीव में से कोई भी चीज इंडिया में हो तो इनकम नंबर 1 मानी जाएगी। इनकम नंबर 2 क्या होती है? जो इनकम नंबर 1 नहीं होती, यानी कि अक्रू भी बाहर हुई हो, रिसीव भी बाहर हुई हो। जैसे कि मान लो मैं जो है क्या कहते हैं बाहर चला जाता हूं, बाहर रहता हूं दुबई के अंदर, दुबई में मैं अपना क्या करता हूं कोई बिजनेस, दुबई में क्या करता हूं, यहां पर ऑफिस मेरा इंडिया में है बट दुबई में मैं बैंक ऑडिट करने जाता हूं दुबई में, या ऑडिट करने जाता हूं दुबई में। तो मैंने दुबई में रहकर जो है वो ऑडिट करी है, तो कमाई मैंने करी है बाहर, और दुबई का ही क्लाइंट था तो उसी ने मेरे को दुबई में ही क्या दे दिए पैसे, तो पैसे भी रिसीव हुए हैं बाहर, तो इनकम नंबर 1 नहीं बनेगी बट ये इनकम नंबर 2 बन जाएगी, क्योंकि इनकम नंबर 1 नहीं है बट आपका बिजनेस इंडिया में है, तो बिजनेस आपका कंट्रोल जो है क्या कहते हैं, बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में नहीं है, सॉरी बिजनेस इंडिया में नहीं है। अगर बिजनेस इंडिया में होता फिर तो पक्का पक्का इनकम नंबर 1 नहीं बनती। यहां पर हमने बोला है कि बिजनेस का कंट्रोल इंडिया है, क्लाइंट की ऑडिट वगैरह करने तो आप बाहर गए हो, अक्रू बाहर किया है, रिसीव बाहर किया है, बट आपका बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है। याद रहे क्वेश्चन में यही वर्ड यूज करेगा, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बोलेगा कि भाई अपना जो है इनकम रिसीव हुई है बाहर बट बिजनेस का कंट्रोल कहां है, इंडिया, तो इनकम नंबर 2 बनेगी। इसके अलावा या फिर अगर कोई प्रोफेशन है तो वर्ड यूज करेगा प्रोफेशन सेटअप है इंडिया, प्रोफेशन सेटअप है इंडिया बट इनकम रिसीव बाहर हुई है, अक्रू बाहर हुई है, तो इनकम नंबर 2 बनेगी। इनकम नंबर 1 तब बनती है जब या तो अक्रू इंडिया में हो या रिसीव इंडिया में हो। इनकम नंबर 2 तब बनती है ना तो अक्रू इंडिया में हो ना ही रिसीव इंडिया में हो, बट वो जो है क्या कहते हैं अपना उसका जो बिजनेस का जो क्या कहते हैं कंट्रोल है, बिजनेस का कंट्रोल जो है वो कहां पे है, इंडिया में है, या प्रोफेशन सेटअप कहां पर है, इंडिया में है, तो इनकम नंबर 2 बनती है। इनकम नंबर 3 कब बनती है? जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ना तो कंट्रोल इंडिया में, ना सेटअप इंडिया में, ना अक्रू इंडिया में, ना अराइज इंडिया में, तो इनकम नंबर 3 बनती है। इसको हम जो है फॉरेन इनकम बोलते हैं, और इनकम नंबर 1 और 2 को जो है हम इंडियन सोर्स की इनकम बोलते हैं। पीछे जब मैंने अभी आपको बहुत सारे प्रोविजन कराए हैं वहां बार बार बोला था इनकम नंबर 1 और 2 ऐड करनी है, तो इस तरीके से ऐड करनी है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं आगे बात आती है कि भाई अपना जो है शिप कोई भी हो सकता है, बाहर जाने वाला शिप कोई भी हो सकता है, चाहे पैसेंजर वाला हो चाहे फ्रेट वाला हो। और इसके अलावा अगर एक एनआर का एनआरई अकाउंट होता है, नॉन रेजिडेंट का इंडिया के अंदर एक एनआरई अकाउंट खुलता है, उस एनआरई अकाउंट को हम इंडिया से बाहर ही मानते हैं, तो उसको यही मानेंगे कि इनकम रिसीव बाहर हुई है। अगर उस अकाउंट में रिसीव हुई है उसका इंटरेस्ट भी जो है वो एग्जम्प्ट रहता है।
इसके अलावा रेमिटेंस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपना कंसिडर नहीं करते। कहने का मतलब क्या होता है, हमें फर्स्ट टाइम देखना होता है कि फर्स्ट टाइम इनकम कहाँ रिसीव हुई। यानी कि अगर आप दुबई ऑडिट करने गए, फर्स्ट टाइम आपने दुबई रिसीव करी, फिर दुबई से चलकर आप पैसा इंडिया में लेकर आ गए, तो उसको जो है दुबई में रिसीव माना जाएगा। रेमिटेंस टू इंडिया आफ्टर रिसीविंग द इनकम जो है उसको इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, यानी कि इंडिया में जो है उसको रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। यानी कि वो इनकम नंबर 1 नहीं बनेगी, वो 2 बन सकती है या 3 बन सकती है, तो वो है। फिर वो 2 और 3 बनेगी तो टैक्सेबल सिर्फ OR को होगी, और 2 बनेगी तो फिर OR को भी हो जाएगी, NOR को भी हो जाएगी। ये सारी बातें आपको बता चुका हूं मैं। इसके अलावा 4th पॉइंट ज़्यादा कुछ रेलिवेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो। आगे की बातें अब करता हूं मैं आपसे। तो मतलब अभी हमने जो है तो पहला फेज तो खत्म हो गया जिसके अंदर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है। दूसरा फेज इस चैप्टर का आता है जहां पर हमें क्या निकालना होता है कि इनकम नंबर 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, 3 कौन सी है। इनकम नंबर 1 होती है जो अक्रू और अराइज इंडिया में होती है, और अपना जो है क्या कहते हैं आप, रिसीव या तो रिसीव इंडिया में होती है, इनकम नंबर 1 होती है। ये दोनों काम इंडिया में नहीं होते तो इनकम नंबर 2 होती है। और इनकम नंबर 2 में एक खास बात होती है कि बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है, प्रोफेशन सेटअप इंडिया से होता है। लेकिन अगर ना तो सेटअप इंडिया से हो, ना कंट्रोल इंडिया से हो, और ना ही इनकम नंबर 1 हो, तो आप बन जाते हो 3 इनकम, और 3 इनकम बन जाते हो। फिर टैक्सेबिलिटी देखोगे तो 1 इनकम तो सबको टैक्सेबल होती है, 2 इनकम OR और NOR को टैक्सेबल होती है, और 3 इनकम सिर्फ OR को टैक्सेबल होती है। ये टॉपिक हो गया है खत्म। अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है आपका कि भाई गवर्नमेंट ने कई चीजों को डिफाइन कर रखा है कि इसको हम अक्रू इन इंडिया मानेंगे या रिसीव इन इंडिया मानेंगे। तो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपके मन में आ सकता है कि सर ये अक्रू इंडिया नहीं है, बट गवर्नमेंट कहती है कि इसको मैं अक्रू इन इंडिया मानूंगी। जैसे कि पहला पॉइंट है कि अगर आपको जो है इंडिया में कोई इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है जो RPF में जमा होता है, और RPF में कंट्रीब्यूशन जमा होता है, अगर वो 12% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है तो उसको हम रिसीव इन इंडिया मानेंगे। या फिर इंटरेस्ट है 9.5% से ऊपर का RPF में जमा होता है, उसको भी रिसीव इन इंडिया मानेंगे। भाई क्या है, ये ना लिखते तो भी काम चलता, क्योंकि सैलरी चैप्टर में बताया था मैंने आपको कि अगर 9.5% से ऊपर का इंटरेस्ट होता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, उसको RPF के अंदर टैक्सेबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको इंडिया इनकम नंबर 1 मान रहे हैं। इसके अलावा अगर वो क्या कहते हैं उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है RPF में 12% से ऊपर, वो भी उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, उसको भी हम इनकम नंबर 1 मानेंगे। तो हालांकि ये इनकम रिसीव होती है रिटायरमेंट के टाइम पे, बट टैक्सेबल हो जाती है करंट ईयर के अंदर जिस साल ये जो है कंट्रीब्यूशन जा रहा होता है, तो इसको डीम कर दिया हमने, रिसीव मानेंगे। ऐसे ही इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन NPS वगैरह वो भी हम डीम करते हैं कि भाई उसको डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे, तो इनकम नंबर 1 बन जाएगी। ऐसे ही बोलता है कि भाई अगर आप अनरिकॉग्नाइज फंड से पैसा जो है वो निकालते हो, मैंने आपको बताया था अनरिकॉग्नाइज फंड से जब पैसा निकालते हो, सैलरी चैप्टर के अंदर बताया था, तो वो जो है क्या कहते हैं इंडिया में टैक्सेबल होता है, इंडिया में टैक्सेबल होता है। और हाँ, जिस रिटायरमेंट के टाइम पे जब पैसा निकालोगे तब टैक्सेबल होता है। अब ये बोलता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपने विड्रॉ किया तो इंडिया में टैक्सेबल हो गया, और विड्रॉ करके आपने उसको ट्रांसफर कर दिया RPF के अंदर, तो भी वो टैक्सेबल रहेगा। URPF से RPF में ट्रांसफर कर देते हो तो भी टैक्सेबल रहेगा, उसको भी हम क्या कहते हैं डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया ही मानेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट। तो भाई ये जो था पॉइंट, ये ज्यादा कुछ काम के नहीं है, क्या पता MCQ में पूछ ले। तो 3 चीजें हैं जो डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया मानते हैं। एक तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% से ऊपर वाला टू RPF, इंटरेस्ट ऑन इट 9.5% से ऊपर वाला, और दूसरा ATCCD वाला NPS वाला कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तीसरा URPF से जो पैसा ट्रांसफर करते हैं हम अपना RPF में, वो भी हम डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया मानते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट करा दिया। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, अक्रू इन इंडिया कब मानते हैं। तो अक्रू इन इंडिया मानोगे तब भी इनकम नंबर 1 बनेगी। वो बोलता है, पहला पार्ट बोलता है कि अगर आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, बिजनेस कनेक्शन इंडिया का मतलब होता है कि इंडिया में आपका एजेंट है, और वो ऐसा एजेंट है जो सिर्फ आपका सामान बेचता है, तो उसको हम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मानते हैं। टेस्ला कंपनी का कोई एजेंट है इंडिया के अंदर जो इंडिया में उसकी गाड़ियां बेचता है, उसको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मानेंगे। अगर आप बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बन जाते हो तो फिर उस एजेंट के थ्रू जो आपकी इनकम होगी, एजेंट के थ्रू आपने गाड़ियां बेची, उस गाड़ियों को बेचकर जो इनकम होगी वो इनकम हम इनकम नंबर 1 मानेंगे। और जो है टेस्ला क्योंकि NR कंपनी है,
उसको भी फिर ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। टेस्ला की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, टेस्ला की सिर्फ जो इस एजेंट के थ्रू इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, क्योंकि एजेंट के थ्रू जो इनकम होगी उसको हम मान रहे हैं अक्रू इन इंडिया। अक्रू इन इंडिया मानने से वो बन जाएगी इनकम नंबर 1, और इनकम नंबर 1 बन जाती है तो फिर वो एनआर को भी टैक्सेबल हो जाती है। अगला पॉइंट कि अगर आप एनआर हो, आपकी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपने किराए पे दे रखा है या प्रॉपर्टी को बेचकर आपका कोई कैपिटल गेन आता है, तो उसको भी हम जो है क्या कहते हैं अक्रू इन इंडिया मानेंगे, डीम्ड अक्रू इन इंडिया मानेंगे। आप कह सकते हो कि सर मैं तो बाहर रहता हूं और मैंने बाहर बैठे बैठे फोन पर प्रॉपर्टी बेच दी, इंडिया में नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट कहती है प्रॉपर्टी यहां की है तो उसका किराया भी जो है क्या कहते हैं आपको इनकम नंबर 1 मानेंगे, और फिर वो इंडिया में क्या हो जाएगा, आपको टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आप एनआर हो। तो प्रॉपर्टी इंडिया में है, एसेट इंडिया में है, सोर्स इंडिया में है, यानी कि जैसे मान लो इंडिया का एसबीआई बैंक है, आपका एसबीआई बैंक में बैंक अकाउंट है हिसार के अंदर, तो यहां पर जो क्या कहते हैं जो आपको इंटरेस्ट अक्रू होगा वो इंटरेस्ट भी इनकम नंबर 1 माना जाएगा, डीम्ड अक्रू इन इंडिया माना जाएगा, और एनआर को भी टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो है सैलरी, आपने सैलरी जो है क्या कहते हैं इंडिया में नौकरी करते थे, इंडिया में नौकरी करके आपने सैलरी कमाई, और इंडिया में नौकरी करके आपने सैलरी कमाई और फिर क्या करते हो आप रिटायरमेंट के बाद दुबई शिफ्ट हो जाते हो, तो रिटायरमेंट के बाद जो भी आपको पेंशन वगैरह मिलेगी वो दुबई में मिलेगी, बट स्टिल उसको इनकम नंबर 1 माना जाएगा। हमारी गवर्नमेंट कहती है भाई तुमने ये पेंशन कमाई कब थी, जब तुम इंडिया में थे, तो तुम्हारी सैलरी हम डीम कर लेंगे कि तुम्हारी अक्रू कहां पर हुई है, इंडिया, चाहे वो रिसीव हुई हो बाहर, चाहे कहीं मर्जी हुई हो, अगर आपने इंडिया में काम किया है तो इंडिया में काम करके अगर आपने सैलरी कमाई है तो उसको जो है डीम अक्रू माना जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कोई फॉरेन का बंदा इंडिया में आकर जॉब कर रहा है तो वो है वैसे एनआर, लेकिन जितना भी टाइम इंडिया में जॉब करेगा तो उसकी जो है क्या कहते हैं वो इंडिया में उसने सैलरी कमाई है तो उसको इनकम नंबर 1 माना जाएगा, डीम अक्रू इंडिया में माना जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एम्बेसी वाले होते हैं, एम्बेसी वालों को जो सैलरी मिलती है, एम्बेसी वालों को सैलरी मिलती है, कहां से सैलरी मिलती है, इंडियन गवर्नमेंट से। यूक्रेन के अंदर एम्बेसी है, रशिया के अंदर एम्बेसी है, ये जो एम्बेसी है वहां पर इंडियन इंप्लॉइज काम करते हैं, जिनको सैलरी कौन देता है, इंडियन गवर्नमेंट देती है। तो इंडियन गवर्नमेंट इनको सैलरी देती है, ऑल्दो वो यूक्रेन में रहकर जॉब कर रहे हैं तो उनकी अक्रू यूक्रेन हो रही है, रिसीव भी कहां हो रही है, यूक्रेन हो रही है, अक्रू यूक्रेन हो रही है, रिसीव यूक्रेन हो रही है, सब कुछ यूक्रेन में हो रहा है, बट स्टिल उसको इनकम नंबर 1 माना जाएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कहती है उसको डीम्ड अक्रू इन इंडिया माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है मेरे हाथों से सैलरी गई है ना, गवर्नमेंट के हाथों से कोई सैलरी जाएगी तो फिर जो है क्या कहते हैं उसको इनकम नंबर 1 माना जाएगा और सैलरी उसको टैक्सेबल हो जाएगी। उसको कोई परक्विजिट दे रही है गवर्नमेंट, वो एग्जाम्प्ट रहेंगे, ये मैंने आपको सैलरी चैप्टर में ही पढ़ाया होगा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट के केस में है। मान लो इंडिया की कंपनी है इन्फोसिस, इन्फोसिस कंपनी एक फॉरेन के बंदे को सैलरी देती है, जॉर्ज को सैलरी देती है, जो कि अमेरिका रहता है, अमेरिका में ही रहकर जॉब कर रहा है इन्फोसिस के लिए, अमेरिका के बैंक अकाउंट में पैसा डलता है, अमेरिका में ही रहता है, तो फिर वो इनकम नंबर 1 नहीं बनेगा, जस्ट बिकॉज कि उसको सैलरी इंडिया की कंपनी से मिल रही है। हाँ, अगर उसको सैलरी मिल रही होती इंडियन गवर्नमेंट से तो जरूर वो इनकम नंबर 1 बन जाती और उसको इंडिया में टैक्सेबल हो जाती। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपको इंडिया के किसी रेजिडेंट से, अगर आपको इंडिया के किसी रेजिडेंट से, इंडिया के रेजिडेंट से, अगर आपको इंडिया के रेजिडेंट से गिफ्ट मिलता है, आप एक एनआर हो, एक एनआर को इंडिया के रेजिडेंट से गिफ्ट मिलता है, एक एनआर को इंडिया के रेजिडेंट से गिफ्ट मिलता है, और गिफ्ट कौन सा मिलता है, मनी गिफ्ट मिलता है, और वो मनी 50,000 रुपए से ऊपर होती है तो उसको जो है क्या कहते हैं अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक बंदा है जो अर्मेनिया में कोई गर्लफ्रेंड है उसकी, उसको 1 लाख रुपए का नगद गिफ्ट करता है, तो इस अर्मेनिया वाली गर्लफ्रेंड को ये इनकम नंबर 1 मानी जाएगी, क्योंकि ये एनआर है, फिर भी उसको इनकम नंबर 1 टैक्सेबल हो जाएगी अगर ये 50,000 रुपए से ऊपर है तो। इसके अलावा जो है, हाँ, तो ये जो है क्या कहते हैं अपना दिस डिमिंग प्रोविजन अप्लाई ओनली टू सम ऑफ मनी, ये सिर्फ नगद पे अप्लाई होता है, अगर कुछ और गिफ्ट दिया गया है तो अप्लाई नहीं होता। हाँ, और ये जो क्या कहते हैं गिफ्ट दिया गया है, किसी कंपनी को भी गिफ्ट दिया जा सकता है और किसी पर्सन को भी गिफ्ट दिया जा सकता है। ये बात ठीक हो गई। आगे चलते हैं। अगर इंडियन कंपनी के आपके पास शेयर्स हैं, उस शेयर्स को बेचकर आप कैपिटल गेन कमाते हो, आप हो एनआर, तो भी आपको इनकम नंबर 1 माना जाएगा, अक्रू इन इंडिया मानेंगे। और इंडियन कंपनी के शेयर से अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो उसको भी हम इनकम नंबर 1 मानेंगे, चाहे आप हो एनआर, रहते हो बाहर। इसके बाद जो है क्या कहते हैं
अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आता है। ये क्या पॉइंट आता है? पॉइंट ये आता है कि भाई एक रेजिडेंट बंदा है, इंडिया में रहता है, उसने फॉरेन के किसी बंदे से लोन लिया, किसी एनआर से लोन लिया, बिल गेट्स से लोन लिया। तो इंडिया के बंदे ने बिल गेट्स से लोन लिया, इंडिया के बंदे ने बिल गेट्स से लोन लिया। ये लोन जो है इंडिया के बंदे ने इंडिया में यूज किया, ये लोन इंडिया में यूज किया गया और इस लोन के बदले में बिल गेट्स रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट। तो यहां पर पॉइंट क्या आता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एनआर। तो यहां पॉइंट आ रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एनआर। एनआर रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट, किससे रिसीव कर रहा है? रेजिडेंट से रिसीव कर रहा है, रेजिडेंट से रिसीव कर रहा है। तो यहां पर हम मान लेंगे, डीम कर लेंगे कि एनआर को ये इंटरेस्ट जो है वो इनकम नंबर 1 बनेगा, यानी कि उसको जो है इनकम नंबर 1 बनेगा, डीम्ड अक्रू इन इंडिया माना जाएगा और उसको फिर क्या कहते हैं, ये इंडिया में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपको जो है क्या कहते हैं, अगर आपको रेजिडेंट से कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको डीम अक्रू कर लेंगे और इनकम नंबर 1 माना जाएगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, अगर जो रेजिडेंट है वो मनी इंडिया से बाहर यूज कर रहा है तो फिर जो है क्या कहते हैं, इंडिया में इनकम नंबर 1 नहीं बनेगी। सर एग्जाम्पल के तौर पे ये जो रेजिडेंट है इसने बिल गेट्स से पैसा जरूर ले लिया, लेकिन ये पैसा जो है क्या कहते हैं, यूज किया श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां यूज किया। तो अगर वहां यूज किया तो फिर जो है क्या कहते हैं, बिल गेट्स को ये इंटरेस्ट इनकम नंबर 1 नहीं बनेगा, और उसको अगर इनकम नंबर 1 नहीं बनेगा तो फिर जो है क्या कहते हैं, उसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? एनआर है। सिमिलरली अगर क्या कहते हैं, एक एनआर दूसरे एनआर से लोन लेता है, यानी कि क्या होता है, एक एनआर दूसरे एनआर से लोन लेता है। क्या मतलब कि भाई एक एनआर दूसरे एनआर से लोन लेता है, एक एनआर दूसरे एनआर से लोन लेता है और फिर इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है वो भी एनआर है, जो इंटरेस्ट रिसीव करता है वो इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा अगर दूसरे एनआर ने वो मनी इंडिया में किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज की होगी, तभी जो है क्या कहते हैं, रिसीव टैक्सेबल होगा। जैसे कि यहां पर एक एनआर है जॉर्ज और एक एनआर है बिल गेट्स। मान लेते हैं जॉर्ज ने लोन लिया बिल गेट्स से, तो जॉर्ज क्या करेगा, बिल गेट्स को इंटरेस्ट पे करेगा। बिल गेट्स को वो इंटरेस्ट इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा अगर जॉर्ज जो है क्या कहते हैं, उस मनी को कहां यूज करता है, इंडिया में किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करता है, तभी टैक्सेबल होगा। अगर वो उस मनी से इंडिया के शेयर्स या डिबेंचर खरीदता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। इंडिया में किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करता है तभी टैक्सेबल होगा। तो मतलब क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि किसी एनआर से चाहे लोन ले रेजिडेंट, चाहे लोन ले नॉन रेजिडेंट, एनआर को इंटरेस्ट इनकम तभी टैक्सेबल होगी अगर वो मनी यूज होती है इंडिया में किसी बिजनेस या प्रोफेशन में। अगर मनी यूज होती है इंडिया से बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में, तो फिर जो है क्या कहते हैं, वो मनी जो है वो उसको एनआर को टैक्सेबल नहीं होगा, वो इंटरेस्ट एनआर को टैक्सेबल नहीं होगा, वो इनकम नंबर 1 नहीं बनेगा, इनकम नंबर 3 बनेगा, और थर्ड इनकम जो होती है वो एनआर को टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन यहां पर एक बात आती है कि भाई अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है किसी एनआर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट पे करेगी एनआर को, वो हमेशा उसको इंडिया में टैक्सेबल होगा, हमेशा वो इनकम नंबर 1 बनेगा, हमेशा इंडिया में अक्रू माना जाएगा। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस फंड्स को जिम्बाब्वे में यूज करे, नेपाल में यूज करे, कहीं मर्जी यूज करे, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट मिल रहा है एनआर को, तो हमेशा उसकी इनकम नंबर 1 मानी जाएगी, डीम अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन अगर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट जो है क्या कहते हैं, लोन ले रहे हैं, तो इनकम नंबर 1 तभी माना जाएगा जब रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट उस मनी को कहां यूज कर रहे होंगे, इंडिया में यूज कर रहे होंगे। सेम कंसेप्ट जो इंटरेस्ट पे लगा वो लगता है रॉयल्टी पे या फीस पे। रॉयल्टी किस बदले में होती है? पेटेंट के बदले में। यानी कि अगर पेटेंट हम क्या कहते हैं, किसी एनआर से खरीदते हैं और बदले में रॉयल्टी पे करते हैं, पेटेंट अगर इंडिया में यूज करते हैं तभी उस एनआर को रॉयल्टी टैक्सेबल होगी। सेम रूल लगता है फीस पे, कि मैं कोई कंसल्टेंसी लेता हूं फॉरेन के एनआर से, कोई आर्किटेक्ट की सर्विस लेता हूं फॉरेन के एनआर से, तो उसको एनआर को वो फीस तभी टैक्सेबल होगी जब क्या कहते हैं, ये आर्किटेक्ट की सर्विस या सॉफ्टवेयर कहां यूज होगा, इंडिया में यूज होगा किसी बिजनेस प्रोफेशन में, तभी जो है क्या कहते हैं अपना एनआर को वो फीस जो है वो टैक्सेबल होगी। अगर वो सर्विसेज यूज हुई हैं बाहर, इंडिया से बाहर यूज हुई हैं, तो उस एनआर को टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ, ये बात आती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको चाहे इंटरेस्ट रिसीव हो, चाहे रॉयल्टी रिसीव हो, चाहे फीस रिसीव हो,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव होती है एनआर को, तो हमेशा उसको इंडिया में टैक्सेबल होगी, क्योंकि उसको इनकम नंबर 1 माना जाएगा। बट अगर एनआर को किसी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट से रिसीव होती है, क्या रिसीव होती है, या तो इंटरेस्ट या टेक्निकल फीस या फिर क्या कहते हैं कोई भी रॉयल्टी, तो वो उसको इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी जब वो क्या कहते हैं अपना, वो चीज़ें कहाँ यूज़ हुई होंगी, इंडिया में यूज़ हुई होंगी, बिजनेस प्रोफेशन करने के अंदर इंडिया में यूज़ हुई होगी, तभी जो है उसको एनआर को टैक्सेबल हो जाएंगी। तो बस ये डायग्राम अब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना, ये पार्ट काट देना और फिर चलते हैं यहाँ पर। अब जो है क्या कहते हैं अगला टॉपिक आता है, और ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, 1 घंटे में रिवीजन खत्म हो जाएगी। तो इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में ये है कि भाई कुछ 1 2 3 4 चीजें, ये 4 चीजें हैं जिनको इंडिया में जो है क्या कहते हैं डीम्ड अक्रू नहीं मानते। इंडिया में डीम अक्रू नहीं मानते तो इनकम नंबर 3 बनेगी, इनकम नंबर 3 बनेगी तो एनआर को टैक्सेबल नहीं होगी। कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज है परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। कहता है कि इंडिया से आपने सामान खरीदा और उसको फिर करने वाले हो एक्सपोर्ट, तो फिर जो है क्या कहते हैं इंडिया से सामान खरीदना, इंडिया से सामान खरीदना इंडिया से सामान खरीदना आपको जो है क्या कहते हैं बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, तो इंडिया में अक्रू नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप बेच बाहर रहे हो, बेचना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेचते इंडिया में हो वैसे तो भी आपको जो है इनकम नंबर 1 नहीं बनेगी अगर आपने बेचा इंडिया में है। अगर आप बाहर बैठे बैठे बेचते हो, अगर आप एनआरओ बाहर बैठे बैठे बेचते हो तो भी आपको इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, इंडिया में अगर आपका एजेंट है जो क्या कहते हैं इंडिया में आपका सामान बेच रहा है तो ही आपको डीम अक्रू माना जाता है। लेकिन यहां चाहे आपका एजेंट भी हो, वो एजेंट क्या कर रहा है इंडिया से सामान खरीदकर एक्सपोर्ट कर रहा है, इस केस में आपको कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे आप अपनी कंट्री में ले जाओगे, अपनी कंट्री में ले जाकर बेचोगे तो इंडिया में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है कि भाई अपना एक न्यूज एजेंसी मान लेते हैं, कोई फॉरेन का पत्रकार इंडिया में आता है क्या करने के लिए, न्यूज की कवरेज करने के लिए। फॉरेन का पत्रकार इंडिया में आता है न्यूज की कवरेज करने के लिए। अगर कोई फॉरेन का पत्रकार इंडिया में आता है न्यूज की कवरेज करने के लिए, फॉरेन का पत्रकार इंडिया में आता है क्या करने के लिए, न्यूज की कवरेज करने के लिए। फॉरेन का पत्रकार इंडिया में आता है न्यूज की कवरेज करने के लिए, न्यूज की कवरेज करता है और कवरेज करके वो न्यूज को ले जाता है फॉरेन में और सर्कुलेट करता है फॉरेन में, ब्रॉडकास्ट करता है फॉरेन में। इंडिया में जो है क्या कहते हैं टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि पत्रकार ने सिर्फ इंडिया से क्या की है, न्यूज कलेक्ट किया है, ट्रांसमिशन इंडिया में नहीं हुआ है, ट्रांसमिशन बाहर हुआ है, बाहर टैक्सेबल होगा, आपकी इनकम नंबर 1 नहीं बनेगी। हाँ, पत्रकार एनआर होना चाहिए, इंडिया के चैनल्स हैं आज तक वगैरह, वो तो इंडिया में टैक्सेबल होंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि भाई क्या होता है कि कोई मूवी की शूटिंग की जाती है और मूवी की शूटिंग जो है कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कौन है, एनआर है, प्रोड्यूसर एनआर है। शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया, इंडिया में फिल्म की शूटिंग हो रही है बट क्या कहते हैं एनआर शूटिंग कर रहा है, प्रोड्यूसर एनआर है। और क्या कहते हैं वो एनआर इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, एनआर इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। तो फिल्म की शूटिंग इंडिया में करके बाहर ले गए, आप फिल्म को बाहर ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, इंडिया में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि वो प्रियंका चोपड़ा तो क्या कहते हैं इंडिया सिटीजन है, इंडिया की सिटीजन है, तो इसीलिए अगर वो इंडिया में आकर शूटिंग करती है, शूटिंग करके बाहर जाकर फिल्म सर्कुलेट करती है, तो फिर जो है क्या कहते हैं अपना उसको तो इंडिया में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, उस फिल्म की इनकम, क्योंकि वो सिटीजन है। तो कंडीशन क्या है, बाहर का बंदा पिटबुल इंडिया में आकर कोई सॉन्ग जो है क्या कहते हैं शूट करता है और क्या कहते हैं अपना और बाहर जाके सर्कुलेट करता है, तो इंडिया में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कंपनी शूटिंग कर रही है तो उस केस में वो कंपनी एनआर होनी चाहिए, साथ में उसके सारे शेयर होल्डर, सारे पार्टनर वो भी एनआर होने चाहिए, ना ही वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। फिर वो इंडिया में शूटिंग करके बाहर फिल्म ट्रांसमिट करेंगे तो उनको कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लास्ट पॉइंट ये है कि भाई अपना मान लेते हैं कोई फॉरेन की कंपनी है, इंडिया में कोई स्पेसिफाइड जोन है, इंडिया में किसी स्पेसिफाइड जोन में क्या करने आती है, डायमंड की एग्जीबिशन करने आती है। कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में डायमंड्स की एग्जीबिशन करने आती है। कौन से डायमंड? रो डायमंड, अनकट डायमंड, डायमंड की एग्जीबिशन करने आती है।
वो एग्जीबिशन करके मान लेते हैं आपने कोई यहाँ से ऑर्डर ले लिया, तो आपको जो है क्या कहते हैं इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये है फॉरेन की कंपनी, डायमंड कंपनी, इंडिया में रो डायमंड्स लेकर आती है, एग्जीबिशन करती है स्पेसिफाइड एरिया के अंदर और यहाँ से ऑर्डर लेती है, उसको इंडिया में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसी के साथ जो है क्या कहते हैं ये चैप्टर खत्म होता है। लास्ट पॉइंट ये नहीं करना है आपको, चैप्टर होता है खत्म। मिलेंगे आपसे जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के अंदर। ऐसे रिवीजन लेक्चर लगाओ, रिवीजन लेक्चर लगाने के बाद क्या करना है आपको, सीधा चले जाना है पीवाईक्यू की तरफ, वो भी रिकॉर्ड करके मैंने आपको दे रखे हैं। फिर पीवाईक्यू करने हैं, एसएम के क्वेश्चन करने हैं, एमसीक्यू करने हैं, सब करना है। तो आपका जो है पूरा एक चैप्टर पैक हो जाएगा और आप जो है क्या कहते हैं गारंटी है आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।